बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। एक सिचुएशन ये है जो अभी आप देख रहे थे, और दूसरी पाकिस्तान की सड़कों पे है। कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक भी किए हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है, और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो अपना एहतजाज से पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं। उनका वही मुतालबा है कि उनके लीडर को रहा किया जाए, और दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया जाए। अब इसमें देखें, जब 17 नवंबर और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ, 17 नवंबर 2020, आज से लगभग कोई 4-5 माह पहले, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो हुकूमत ने खुद लिख कर दिया था, और ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब ने उसके ऊपर साइन किए थे, और साथ पीर नूरुल हक कादरी साहब जो इनके वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी साइन किए थे। इन दोनों ने कहा था कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर को हम निकाल देंगे, पार्लियामेंट के अंदर मामला लेकर जाएंगे, वहाँ से वोटिंग करवाएंगे, राय लेंगे और निकाल देंगे इसको। ये लिखा हुआ है, शिक नंबर 1 है। उस वक्त डंग टपाऊ पॉलिसी करके, उस वक्त इस मामले की गहराई में जाए बगैर एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हुकूमत के वुज़रा ने जिसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पाए। 3 महीने का टाइम मांगा, नहीं कर पाए। फरवरी में भी, यानी 16 फरवरी तक इनको करना था, नहीं कर पाए। दोबारा मुज़ाकरात किए, शेख रशीद अहमद साहब आए, वो आकर कह देते कि जनाब ये नहीं हो सकता या कुछ और हो सकता है। उन्होंने भी साइन कर दिए कि जनाब पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और 20 अप्रैल तक ये कर देंगे। शेख रशीद साहब ने भी 2 महीने और चंद दिन का टाइम लिया, और उन्होंने कहा जी 2 महीने और 10 दिन का टाइम, कि 70 दिन के अंदर हम भी ये कर देंगे। अब जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। तहरीक लब्बैक वालों ने उनको पहले कायल किया जाता, एंगेज किया जाता, उनके साथ बात की जाती, उनको बेहतर अंदाज में समझाया जाता, या उनको ये बताया जाता कि ये हम कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। लगभग 22 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं, और फ्रांस के अंदर भी कोई 1,20,000 पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने ठीक फैसला किया, किसने गलत किया, सफ़ीर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है और एहतजाज करने वालों का मुतालबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अब याद आ रहा है कि वहां पे 22 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी उन मुल्कों के साथ तिजारत है, वो सारे के सारे यूरोपीय यूनियन वालों का ये कानून है कि एक से दुश्मनी सबसे दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक से मुखालफत सबसे मुखालफत। यूरोपीय यूनियन का ये 27 मुल्क ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें आज तो नहीं पता चली, आपको तो उस वक्त भी पता चली थी जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। तो दोनों वफाकी वुज़रा से, ब्रिगेडियर इजाज शाह से और शेख रशीद अहमद से, ये जवाब तलब किया जाना चाहिए कि जनाब किस बुनियाद के ऊपर आप ये मुआहदे करके आए हैं, और अगर करके आए हैं तो हुकूमत के साथ मुआहदा किया था उन लोगों ने, फिर उस मुआहदे के ऊपर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? या तो गलत मुआहदा ना करें, और अगर किया है तो फिर उसको पूरा करें। अब ये जो सिचुएशन बनी है पूरे मुल्क के अंदर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों का तायुन भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप एक मजहबी सियासी जमात के ऊपर डाल दें कि ये अकेले जिम्मेदार हैं इसके लिए हुकूमत की सतह के ऊपर जिन लोगों ने चीज़ों को ढीला छोड़ा है, जिन लोगों ने उनको संजीदगी से नहीं लिया, जिन लोगों ने उनके ऊपर अच्छे तरीके से गौर खौज करने के बाद फैसला नहीं किया, वो भी अकाउंटेबल होने चाहिए। ये जितने मज़ाहिर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मज़े ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जज़ीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। तो दुनिया भर में कोई आपकी कोई नेकनामी नहीं हो रही, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों तरफ हैं, एक तरफ कभी नहीं हो सकती। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ करो, फिर हम बातचीत करते हैं। शौकत पसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी निसार चीमा साहब मेंबर कौमी असम्बली PMLN से ज्वाइन किया आपको। नवाब तैमूर तालपुर साहब मिनिस्टर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर शाहिद सैयद साहब ANP से हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। मैं आप चारों से इस मसले के ऊपर राय ले लेता हूँ। सवाल मेरा एक ही है कि अब क्या होना चाहिए और रियासत क्या करे, वे फॉरवर्ड क्या है। यहाँ पे 2 तो ऐसी जमातें बैठी हैं जिनकी हुकूमत मौजूद है मुख्तलिफ सूबों में, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप सब इसका जवाब दे दें, फिर हम पॉलिटिकल टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। शौकत पसरा साहब, वे फॉरवर्ड क्या? इमरान भाई, सबसे पहले तो पूरी मुस्लिम उम्मा को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को
रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये बाइस बरकत और आमीन आमीन। दूसरी बात, सैयदी मुर्शिदी या नबी ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फसूल है। इमरान भाई, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो सच्चा आशिक़ रसूल ना हो, इसमें कतई दो राय नहीं है। जो कुछ ये हुआ मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एहतजाज करना हर किसी का हक है, एहतजाज, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, अगर आप जलाओ गिराओ करेंगे। मैं आज जो सीन आप बता रहे हैं कि दुनिया में दिखाए जा रहे हैं, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं, मैं भी एक देख रहा था, एक जनाजा उठा है एक इंस्पेक्टर का, बहुत सारे पुलिस वालों पर इस तरह वहशियाना तशद्दुद किया गया है। ये नहीं होना चाहिए। अब ये डिटरमिन करना, ये जो बातें आपने पॉइंट्स उठाए हैं, इनको बैठ के अभी तो इशू हल हो सकते थे, डायलॉग हो सकता था, या इवन आप ये समझ रहे थे गलत हो गया तो एहतजाज करें, हर जगह एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज। आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, डायलॉग नहीं हो रहा, तो आपका हक है। और इस इशू पे कौन है, वो मुसलमान ही नहीं है जो इस इशू के साथ ना होगा। बात सिर्फ ये है कि जिस अंदाज में टेकअप किया जा रहा है, और आपकी इस बात से भी मैं एंडोर्स करता हूँ कि इंतज़ामिया के लोगों ने, जिन लोगों ने रिट कायम नहीं की और जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है और जिन्होंने फ़र्ज़ करें अवाम को मुश्तिल किया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मेरे खिची वाला, आज की चूँकि वाक़या ये बहावल नगर हरनाबाद मेरा हल्का है, खिची वाला में एक पुलिस स्टेशन है इमरान भाई, वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिए गए जो ना वहाँ पे नक्शे अमन का कोई सबब बन रहे थे, ना वहाँ पर वो कोई इस किस्म का जलसा जुलूस कर रहे थे, मस्जिदों में उठाकर मुकदमे दर्ज करके और आम लोगों को उनको थाने में बंद कर दिया। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं बतौर गवर्नमेंट आपको कह रहा हूँ, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में, ये क्या कर रही है? इसी में कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस अंदाज के अंदर कुछ चीज़ों को मिस मैनेज किया या मिस हैंडल किया है, उनको बिल्कुल उनके इसके ऊपर प्रोब भी होगा, इंक्वायरी भी होगी। और मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि रियासत माँ की तरह होती है। हम सब लोग मुसलमान हैं और सब आशिक़ रसूल है। खुदारा ठंडे दिल के साथ, बड़े सोच समझ के साथ। अभी मैं फिर आपके इमरान भाई मिसाल इंटरव्यू इसलिए देना चाहता हूँ, आज भारत के लिए वो दुनिया को क्या नक्शा हमारा पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये मजहबी जुनूनी है, ये कह रहा है कि ये इस तरह की फेल्ड रियासत है। तो इसको हमें खुदारा इस बात को इस अंदाज में हैंडलिंग, गवर्नमेंट की हैंडलिंग भी मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो कह चुका हूँ कहीं पे जब जाहिर है, जब हुआ ये कि जब आप एक उन लोगों को जो फर्स्ट फोर्स हैं उनको आप तशद्दुद कर रहे होंगे, कपड़े फाड़ रहे होंगे, उनकी लाशें, अब वो एक लाश गई है इंस्पेक्टर की घर, तो उनके घर में क्या सबे मातम नहीं है? ठीक है, निसार चीमा साहब। देखिए इमरान खान साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारा मामला जो है उसको समेटा है, उसका जिक्र किया है। आपने फरमाया कि जिस तरह इन्होंने मुआहदा किया और हुकूमत का मुआहदा था, अगर ये है कि वो काबिल अमल नहीं था तो जिन वज़रा ने उस पर साइन किए वो काबिल गिरफ्त हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्यों उन्होंने ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी रियासत को मजाक बना के रख दिया। और ये है कि अगर काबिल अमल है तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। बात यह है कि जब ये तय हुआ, इन्होंने साइन किए, तो उस वक्त ये है कि ये 20 तारीख जो दी गई उससे पहले असम्बली में इनको लेके जाना चाहिए था। और ये है कि उससे पहले गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता था, अल्लामा साद रिजवी की गिरफ्तारी का। आप उनसे बात करते, ये मुज़ाकरात करते, और ये जहाँ तक फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने का ताल्लुक है, देखें मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया की मिली गैरत का, इस्लामी गैरत का तकाजा है कि आप जहाँ भी इस तरह की हरकतें होती हैं, आप ये कि उनकी प्रोडक्ट्स को ये उसका बाइकाट करें जिससे उनको कोई असर भी हो, जिनका वो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। ठीक, वो मुतासिर भी हों। ये है कि, और दूसरी बात ये कि इसको आलम इस्लाम के प्लेटफार्म पे, OIC के प्लेटफार्म पे इसको टेकअप करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और इसको इस तरह का होना चाहिए था कि इससे पहले अल्लामा साद रिजवी साहब से ये सारी बातें तय होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो लोगों
पे हमले कर रहे हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक पुलिस वाला जो मारा गया जिसका कोई कसूर नहीं है, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो अपने घर का वाहिद कफील था। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो है ये कोई आशिक रसूल ऐसे नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि इसमें ये जो है ये सारे देखें तरीके लबैक वाले जो वो तो आशिकान रसूल हैं, उनमें कोई ऐसे लोग नहीं हो सकते। यकीनन और जराइम पेशा लोग हैं जो उनमें शामिल हो जाते हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं, लोगों पे हमले करके, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा के, गरीब लोगों की मोटरसाइकिल जला के, उन जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखिए बात यह है कि इंसानी जान के बारे में आप जानते हैं इमरान खान साहब कि कुरान मजीद के किस तरह के अल्फाज हैं कि जिसने एक इंसानी जान को ज़ाया किया उसने गोया पूरी बनी नौ इंसान को कत्ल कर दिया। और दूसरा ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का क्या तकाजा ये है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात को नज़रअंदाज करें। हजूर का फरमान है कि एक इंसान की जान, मुसलमान की जान नहीं कहा गया, एक इंसान की जान की हुर्मत जो है वो खाना काबा से ज्यादा है। जी, हदीस नबवी है। कौन आशिक रसूल जो है किसी के ऊपर हमला कर सकता है? कोई आशिक रसूल ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये तो जराइम पेशा लोग हैं जो तरीके लबैक के जलसों जुलूसों में शामिल होकर बल्कि उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और तरीके तैमूर तालपुर साहब कराची में उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, तैमूर तालपुर साहब कराची और सिंध के अंदर भी जो हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए रहे, वहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले मतलब शाही सैयद साहब से पूछूं। शाही सैयद साहब, हैंडलिंग क्या होनी चाहिए इस मामले में? अब आपको क्या लगता है कि क्रैकडाउन की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या फ़ौरन पकड़ दगड़ की जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं पुरतशद्दुद वाक़यात के उनको पकड़ना अब रियासत की जिम्मेदारी है? जी शाही सैयद साहब, आवाज़ आ रही है? जी बोले। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ, देखने सुनने वाले को सलाम देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत बिल्कुल आ रही, जो मौजूदा हुकूमत है ये उसकी नाअहली का पहला सबूत यही है। और ये तो अदालत की रिमार्क्स भी आए थे कि इस मौजूदा हुकूमत को ना अहलियत है, ना इनकी काबिलियत है और ना इनकी प्लानिंग है। जिस वक्त ये दस्तखत कर रहे थे, मुआहदा कर रहे थे, तो सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि आया ये काम हम कर सकेंगे और नहीं कर सकेंगे। हुकूमत इदारे लपे दे और गलत बयानी से काम ले तो इंसान एतमाद किस पे करे? ट्रस्ट पे करे। हुकूमत तो हुकूमत होता है, स्टेट है। तो जिस वक्त ये एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक्त की गलती है। एग्रीमेंट नहीं करना था, और करना था तो उसको परसों करना था। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत उसको दिन में 3 मरतबा अपने कमेंटमेंट को बदल दे। जैसे डॉक्टर की दवाई सुबह दोपहर शाम को 3 मरतबा अपने बातों से हट जाता है। जब आपने एक मरतबा कमेंट किया, दूसरी मरतबा अगर आप देख ले कि उस जमाने में शेख रशीद ने जो बातें की थी वो भी आज मैंने सुनी थी, एक जीव पे प्रोग्राम में बताए थे कि उस वक्त भी बताया था कि ये हो जाए वो। तो आज तो उसके पास इख्तियार है, फुल इख्तियार है। फुल इख्तियार के बावजूद भी अगर इसको तवज्जो न दे, अच्छा इधर से मैं अपील कर सकता हूँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, न किसी की ये राय हो सकती है। लेकिन मैं अगर जिंदा होते और ये आवाम को इतनी तकलीफें, अजियतें, गाड़ी तोड़ फोड़, लोगों को मारना, शायद वो भी मना करता कि न करे। उसकी वजह से बेगुनाह लोगों को मारना। और एक और चीज जो ज्यादा तकलीफ दे, एक पुलिस बंदा यूनिफॉर्म के अंदर जो उसको ब्लॉक मार रहा है, पत्थर मार रहा है, डंडे मार रहा है, तो एक तो इंसानियत की तजलील है, दूसरी हमारी पुलिस फोर्स की यूनिफॉर्म की तजलील है। खुदा और रसूल का वास्ता देता हूँ कि भाई ये काम न करे। बेगुनाह यूनिफॉर्म की तजलील करना ये हमारे इदारों की तजलील है। ये मुल्क इसी इदारों पे है। अगर उनकी रिस्पेक्ट न कर सके तो उनको कम से कम डंडे तो न मारे। मैं समझता हूँ कि इसको कंडेम भी करना चाहिए। जिसने भी किया हुआ गलत किया हुआ है, जो रोड ब्लॉक किए हुए, गाड़ियां तोड़ी, गरीब लोग है, आजकल महंगाई है, खाने को नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, किस्तों की गाड़ी जली हुई है, और आपने उस गाड़ी को जज्बात में आकर के, तो क्या इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होगा? उसको तो आज अजियत तकलीफ होगा कि मेरे मुसलमान के ऊपर, एक इंसान के ऊपर, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो रहमत चाहता था, वो तो रहम करना चाहता था। उसने तो अपने लिए नहीं, पूरा अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, पूरा अवाम के लिए, इंसानियत के लिए अल्लाह से गड़गड़ा के रोए, इबादतें की कि उनको आखिरत में सुकून मिले, उसको के साथ इंसाफ हो, उनके साथ सख्त एहतसाब ना हो, उनके साथ नरमी से आ जाए। मेरी उम्मतियों के लिए उसने दवाएं की है, और आज उसकी उम्मती की गाड़ी चल रही है, उसकी उम्मती को यूनिफॉर्म के बावजूद डंडे मार रहा है, उस इदारे की तजलील कर रहे हो, मुल्क की तजलील कर रहे हो। ये जो तरीका है, ये तरीका कहाँ का इंसाफ है?
क्या इससे कोई मजहब में खुशी होगी? जी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर जो है वो आपने लोगों को अपने जज्बात आपने शाही सैयद साहब पहुँचाए। शाही सैयद साहब के ज़रा बोलने का अंदाज़ जो है वो, क्योंकि पश्तो बोलते हैं तो उर्दू उनकी मादरी ज़बान उस तरह से नहीं है, तो वो उनके बोलने के अंदाज़ में अगर कहीं पे कोई थोड़ा बहुत ज़ेर ज़बर की गलती है तो आप सबसे गुजारिश है कि वो उसको आप नज़रअंदाज करें, लेकिन उनका जज्बा आप समझें कि वो क्या कह रहे हैं। नवाब तैमूर तारपुर साहब, ये सिंध के हालात भी आपके सामने हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हमें रिट ऑफ द स्टेट को फौरी तौर पर इन्फोर्स करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, सबसे पहले तो दुख होता है वफाकी हकी हुकूमत की नाअहली का, इनके झूठे वादों का, इनकी फेक कमिटमेंट्स का, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 100 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कहा था अगर हमने 1 रुपया भी लोन लिया तो हम खुदकुशी कर लेंगे। अभी तक तो खान साहब ने खुदकुशी नहीं की। ये वही लोग थे जो करप्शन ख़त्म करने की बात करते थे और आज 117 से 124 नंबर पे इस मुल्क को ले आए हैं। ये वही लोग थे जो एनआरओ नहीं देने का वादा करके आए पर खुद एनआरओ लेते रहते हैं। तो इन ही लोगों ने ये फेक कमिटमेंट्स की और मुझे जो डिटेल्स पता है उसमें सिर्फ ये वादा नहीं था फ्रेंच एम्बेसडर का, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें थी। इनके 3 वादे थे, 3 वादे थे शेड्यूल में थे, उनको भी वापस लाना था। इन सब वादों की खिलाफ वर्जी इन लोगों ने की है। मुझे समझ नहीं आता कि जो चीजें इनसे हो नहीं सकती वो करते क्यों हैं। और चले ठीक है, इनसे तो उम्मीद भी इसी चीज की है, इनसे और कोई हमें बेहतर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर कम से कम कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आप टीएलपी के सरबरा को उठा रहे हैं तो उससे पहले आप वो सारी चीजें करते जिनके साथ आप इन चीजों को फेस कर सके। आप कम से कम सिंध हुकूमत को इन्फॉर्म करते कि आप साद रिजवी साहब को उठा रहे हैं, ताकि हम इन एडवांस उन चीजों की प्रिपरेशन करते जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। आपको पता है 9 जगहों पे कराची में धरना था और ऑल ओवर सिंध 21 जगहों पे धरने थे। आज एक जगह पे शाम 5 बजे तक धरना था। मुझे नहीं पता कि अभी तक हम उसको खत्म कर सके या नहीं कर सके हैं। यहां पर आज 100 से ज्यादा लोगों पे हमें मजबूरन एमपीओ की एफआईआर काटनी पड़ी हैं। हमारे यहां 16 सिविलियन और 20 सिपाही जख्मी है, 2 लोगों की अमवात हो चुकी हैं। और इस सब का जिम्मेदार जितना टीएलपी है उतनी ही वफाकी वजीर है, क्योंकि उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक स्टेट के अंदर तरीकेकार होता है काम करने का, आपकी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन होती है बाकी सूबों के साथ। यहां पर तो कोई हुकूमत ही नहीं है। अब बसरा साहब मुझे बता रहे हैं कि उनके हलके में भी गलत लोगों पे एफआईआर काट दिए, तो आप सोचें बसरा साहब का जहां पे हलका नहीं है वहां पे क्या खाना खराब किया होगा। और जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं वो सारे बाहर घूम रहे होंगे, जिन बेचारों ने कुछ भी नहीं किया उन पे इस किस्म की एफआईआर काट रहे हैं। अब तो चक्की चलेगी और सब कुछ पीसेंगे। यानी ये हमारे यहाँ पे तो तरीकाकार ये तो नहीं है कि जिसने जिम्मेदारी है जिसकी उसको पकड़ें। ये तो अब अनून जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, हर बंदे को उठा के अब मारेंगे और डंडे भी मारेंगे, उसको जलील भी करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तो है नहीं सर, ऐसा कोई डाटा तो है नहीं। ना ये फुटेज की बुनियाद पे करेंगे, ना ये तस्वीर की बुनियाद पे करेंगे, ना ये कुछ सबूतों की बुनियाद पे करेंगे। ये तो होगा। शौकत बदरा साहब, बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वफाकी वज़ारत दाखिला की है। देखें, वो एक सूबा ये कह रहा है कि जब आप एक इतना बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं, हमें पहले बताएं, हम अपनी पुलिस को तैयार रखें, अपने इदारों को अलर्ट रखें कि जनाब एक काम करने जा रही है वफाकी हुकूमत, वी हैव टू बी केयरफुल। आपकी चंद घंटे के बाद आपकी वजीर कह रही है कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। इमरान भाई, एक तो सर अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है कम से कम 24 घंटे की तो होनी चाहिए। चंद घंटों के बाद आपकी वजीर कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या तैयारी की थी आपकी गवर्नमेंट ने ये करने से पहले? इमरान भाई, ब्रेक के बाद बता देंगे। ब्रेक लेने ब्रेक, वापस आके फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आप सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात को हल करे इस महीने की बरकत के सदक़े, और जो आजमाइशें हैं उनमें हमें कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। और कोविड-19 क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ गुज़िश्ता 2 सालों से, पाकिस्तान समेत दुनिया इसके साथ जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा पाकिस्तान में ये ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी और तगड़ी वेव अब आई है, तो अल्लाह ताला इसमें से भी हमें निकाले और इस वबा से हमारी जान छुड़वाए, आमीन। शौकत बसरा साहब, पीपल्स पार्टी की ये शिकायत है कि अगर सिंध गवर्नमेंट को आप एतमाद में लेते और बताते कि आप ये बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो वो कुछ तैयारी करते और जो लोग जाँ बहक हो गए या जो लोगों का नुकसान हुआ उससे बचा जा सकता था। अच्छा इमरान भाई, कोई भी हुकूमत होती है उसका अवलीन फ़र्ज़ जो होता है, जो पहला उसकी ड्यूटी होती है,
वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करना होता है, हाँ वो कोई भी हुकूमत हो। ये कहना कि अगर हम ये पहले बता देते, ओ भाई आपको तो 70 साल अब हुकूमत में रहे और कितनी आपको हुकूमतें चाहिए, पहले अमरीत रही या फिर आप लोग रहे 15वां साल, अब 14वां साल अब लगा रहे हैं सिंध के अंदर। ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, यानी कि इनको सर छोड़ दें उनकी वो बात है। नहीं, क्या अभी- बात अभी- कर रहे हैं यार, आप सियासी बात नहीं कर रहा हूं कर रहे हैं, मैं। आप बात ये कर रहे हैं, political बात नहीं है, वो administrative बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बात ये क्या कर रहे हैं? वजीर दाखिला ने मुझे बताएं, हुकूमत इनके सिंध दौर- को क्यों नहीं बताया? सर सुनने ना, मैं बताता हूँ। इनके दौर में मैं मिसाल देने को, सियासत ना करें, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। इन्होंने स्टार्ट से कहा, इमरान खान ने जो वादे किए कौन सा पूरा कर लिया, उन्होंने खुदकुशी करनी थी तो नहीं बात किया। बात नहीं, सुने तालपुर साहब बात सुने, बात हम कर रहे हैं, इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि उसके ऊपर भी हम बैठ के लाशों पे सियासत करें। नहीं। हम सर इशू बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वफाकी लाशों हुकूमत पे को सिंध सियासत हुकूमत आप को कर रहे बताना हैं। चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये इशू सेंसिटिव है तो फिर एक्शन लेने से पहले इमरान भाई, एक सूबाई हुकूमत को बता देते कि ये करने वाले हैं। मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि ऑल ऑफ सडन जो भी हुआ उसके बाद एक दूसरे को इस अंदाज में हम बार बार ये कह रहे हैं कि अवाम जो है उसके हम सब खादम हैं, खा कोई भी हुकूमत है, जहां पे भी गलतियां हुई हैं वो बाद में देख ली जाएंगी। अभी सबसे पहले हम सब लोगों को ये जो इशू है, मैं फिर कह रहा हूं, ये इशू हम सब की जाने हाजिर हैं इसके लिए। आपने बात की है, मैंने बात की है, सब ने की है, लेकिन जिस अंदाज में ये जो हुआ है, जिस तरह के फसादात हुए हैं, जिस तरह पे लोगों को उनकी वर्दियां पाड़ी गई हैं, ये नहीं होना चाहिए। एहतजाज आप पूरा महीना करें, एहतजाज हक है। माजी में आप बताइए मुझे, तहरीक लब्बैक पिंडी नहीं गई थी क्या? तहरीक लब्बैक ने बाद में जो लाहौर में हुआ उस वक्त क्या हुकूमतें इनकी नहीं हुआ करती थी? मैं फिर कह रहा हूं उस वक्त भी हालात खराब होते थे, हुकूमत किसी की भी हो। इस वक्त बात हुकूमत की नहीं है, एक दूसरे को ताने देने की नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं है। इस वक्त हमें अपने सब लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, खा हमारी वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, खा हमारी आवाम है। मैं खुद द्वारा मिन्नत कर रहा हूं हाथ जोड़ के अपनी आवाम से, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इसके ऊपर सब लोग ठंडे हो जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, सारी चीजें बैठ के डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम वो काम ना करें। मेरे ख्याल में इस पे यहाँ पे जो आपने हाथ जोड़ के अपील की है, यहाँ इसको खत्म करते हैं ये वाले मामले को। आज फजलुर रहमान साहब ने एक ऑफर कर दी है आप लोगों को वापस आने की पार्टी में। आप लोग कह रहे हैं कि जी माफी मांगे, वो माफी तो नहीं मांग रहे, उन्होंने जस्टिफाई किया कि हमने वजाहत तलब की थी और बिल्कुल ठीक की थी। तो पीपल्स पार्टी और ANP आप दोनों को मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका, आप वापस जाइए और PDM को ज्वाइन कीजिए। आप इस आखिरी मौके से फायदा उठाएंगे? तालपुर साहब पहले आप बताइए। देखिए जी, जो अभी मेरे ख्याल से किरदार मौलाना साहब अदा कर रहे हैं, ये इनको कुछ पहले अदा करना चाहिए था। और हम बारहा कहते रहे कि जो भी मसले हैं उनको अब बैठ के PDM के अंदर डिस्कस करें। उनकी ट्वीट्स करने की या मेरे ख्याल से उनको बयानबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें इन चीज़ों से खलिश बढ़ी, इन चीज़ों से दूरियां बढ़ी। छोटी छोटी बातें थी, कोई मेजर कोई रिफ्ट तो था नहीं। अगर हमें शिकायत थी किसी सेनेटर पे तो हमने वो भी की कि इनको आप ना लाएं एज डिप्टी चेयरमैन, आप उनकी जगह पर कोई और नाम ले आएँ, हमसे नाम ले लें। उस वक्त हमारा गिलानी साहब को भी लाने का कोई इरादा नहीं था। या उससे पहले भी जब एक ऐसे शख्स को लाया गया जो कि आसिफ ज़रदारी साहब की ज़बान काटने में मुलविस था, तो उस पर भी हम चुप रहे। तो हमारी पूरी कोशिश थी चेयरमैन साहब की। और आज भी जो ये चेयरमैन साहब ने बात की है PDM से अलग होने की, तो वो चेयरमैन साहब का फैसला नहीं है, ना ही वो दिली तौर पे इस फैसले से खुश हैं। पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि हमारी पार्टी के चेयरपर्सन के ऊपर इस तरह से PDM की नाएतमादी आए, इस तरह से उन पर एक शोकास्ट लेटर निकले। तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से अब चेयरमैन साहब के भी हाथ में शायद नहीं है। पार्टी की एक इस जगह पर पहुंच गई है, गुस्सा इस जगह पे पहुंच गया है जियालों का, वर्कर्स का या CC मेंबर्स का, कि वो इस तरह से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमने फिर भी एक तरीके का रखा है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि ANP से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम अपने डिसीजंस को रिवर्स करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई तरीक़ेकार निकाल सकते हैं। CC को भी हम इस बहाने कह सकते हैं कि भाई हमने बात ख़त्म कर दी है और आप भी अब इस चीज़ पे आएँ। पर मेरे ख्याल से जो जवाब हमें मिल गया है बहुत ही सिंपल है कि वो भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो इसका कभी भी ये मकसद नहीं होगा कि हम अगर PDM से अलग हो रहे हैं तो हम इस जद्दोजहद से अलग होंगे या हम PTI को कहीं भी कोई
गलत कदम उठाने देंगे। हमारी जद्दोजहद सर आपका जारी एतराज रहेगी। ये था, हो सकता है हम आपका लॉन्ग मार्च के एतराज साथ ये करें। था कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल हैं उनके मुकदमे लड़े हैं, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। तो सर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़त में जिसको कातिल लिखा था उसके तो आपने डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया। आप यानी जहाँ आपका फ़ायदा हो वहाँ पे आप अपनी इस तरह की गैरत और इस तरह की चीज़ें और जज्बात को आप ज़िंदा कर लेते हैं, जहाँ पे ना हो सर वहाँ पे आप ऐसा सुला देते हैं ज़मीर को। ये कैसे है सर? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है इमरान भाई। जब ये चीज़ें निकली थी तब भी हमारी पार्टी के भी इस चीज़ पे नाराज़गियाँ थी, हमारी लीडरशिप की भी नाराज़गियाँ थी, पर वो आए, उन्होंने अपना बयाना दिया, उन्होंने सारी चीज़ें हमसे क्लियर की। और मेरे ख्याल से अगर यही यहाँ पे बातचीत का अमल आता, अगर हमारे साथ नून लीग की लीडरशिप आके बैठती, बातचीत करती, तो हो सकता था तारड़ साहब की भी जो हमारी शिकायतें थी सर आपके ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने खत में लिखा नहीं दिया गया कि अगर मेरा कत्ल हो तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, उन्होंने गलत लिखा था? देखिए वो भी एक फैसला था, इस पार्टी की सीसी का फैसला था। इस पार्टी ने ये चीज़ बेहतर समझी कि उनको जमहूरियत की खातिर साथ मिलाया जाए, तो ये अमल हुआ। ये कोई खाली अकेले फैसले नहीं थे जो हमारी लीडरशिप ने किए हों, ये पार्टी के फैसले थे जो पार्टी बैठ के करती है। इसकी बहुत सी प्रोज थे, बहुत से कॉन्स थे, काफ़ी लोग इस पे नाराज थे, काफ़ी लोग इस चीज़ पे एएनपी क्या सोचती है? को वापसी का रास्ता निकलना चाहिए शाही सैयद साहब? बस खत्म हो गई कहानी पीडीएम की अब। जी मैं ये समझता हूं कि बवजह नामालूम मौलाना साहब क्यों चाहता है कि ये पीडीएम खत्म हो जाए। उसकी वजूहत की है, तो क्या एक सरबराह की हैसियत से उसको ये बात करने का जेब देता है कि मुझे क्या पता था, हमें पता नहीं कि वो लोग अपने बाप को बाप बना लेंगे। ये लफ्ज अगर उस तरीके से अगर ये लफ्ज अच्छे कर लेता और ये सरबराह की हैसियत से खुद ही इसको सरबराह इजलास बुला करके और उसमें ये बातें करता, ये शोकाज देना। शायद सैयद साहब आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। अब शोकाज से बढ़ के अब आप अगर हमारे पास ये भी ताना साथ मारे और फिर बोले पे पीडीएम से रिज्यू करे, किसके? पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं बाप को बाप बना लिए। नहीं चले बात तो करना था, आप अपनी बात मुकम्मल रखें। सही नहीं है। उनको सरबराह का काम है उसको चलाना। ये इत्तेहाद था, ये पार्टियां जम नहीं हुई है, इसको शौकात दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात है कि ऐसे इत्तेहादों में सरबराह का काम होता है कि वो अवाम तमीम से काम ले, भाईचारे से काम ले, बर्दाश्त से काम ले। वो आके बुलाते और उसको बुलाने के बाद अब अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सीनेट में पंजाब के ऊपर भी हमें भी थे कि आपने पंजाब में पीटीआई और क्यों से इत्तेहाद करके अनापोज बंदे ले आया। आपने खैबर पख्तूनख्वा में फरतुल्लाह बाबर साहब का टेक्नोक्रेट पे आपने वो अब्बास अफरीदी को ले आया, वहां पर भी आपने उसको नुकसान दिया। अब इसी तरह लड़काना में आप जो है जेयूआई पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी पे पीडीएम के बंदे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो इधर भी थे ना। तो लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते थे बशर्ते कि अगर वो सरबराह इजलास बुला के उधर ये बात करता। अब वो हमें कहता है कि आप सरबराह इजलास बुलाते, तो भाई सदारत आप। आखिरी बात कि ये पीडीएम बना किस लिए था? क्या ये ओहदों के लिए बना था? क्या ये चेयरमैन के ओहदे के लिए पे खत्म करना? इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? आप लोगों ने पीडीएम बनाई, सारों ने रल के इमरान खान को निकालने के लिए। उस एक बंदे को छोड़ के बाकी सारी लड़ाइयां आपने लड़ दी। यानी जिससे आप लोगों ने लड़ना था, निसार चीमा साहब, वो पुरसकून बैठे हुए हैं। आप एक दूसरे से दस्तों गिरबान हैं और कभी आप चेयरमैन को हटाने की बात करते हैं, कभी आप अपोजिशन लीडर को हटाने की बात करते हैं। लेकिन वो जो आपका टारगेट था, जिसको आपने 31 जनवरी तक का टाइम दिया हुआ था कि इस्तीफा दे दो, नहीं तो पता नहीं आप लोग क्या कर देंगे, वो एग्जैक्टली वहां पे अपना मौज से बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। देखिए इमरान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पीडीएम की जब तश्कील हुई तो बड़े अजीम मकासद के लिए हुई। और वो मकासद क्या थे आप जानते हैं। मकासद ये थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत जो है उसको बहाल किया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। ये जो मुसल्लत हो गई है हुकूमत, जो कर दी गई है,
ये नालायक और जालिम हुकूमत, इससे निजात हासिल की जाए, जो जिसको पूरी कौम अजाब की शक्ल में देख रही है, जिसको ये है कि देखे रियासत अभी बस्तर साहब फरमा रहे थे रियासत तो माँ की तरह होती है, ये वो माँ है जो सुतीली माँ का किरदार अदा कर रही है PTI की क़यादत पे पिछले 2.5-3 साल से, इससे निजात हासिल की जाए। और ये देखें ये मकासद जो थे इसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं था PDM की सारी जमातों में, और मैं समझता हूँ पूरी PDM भी और पूरी कौम भी यकसू थी, अब भी है। अब जो इख्तलाफात हैं, जो दराड़े हैं, मैं समझता हूँ वो छोटी हैं, इख्तलाफात छोटे हैं, मकासद बड़े हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये इख्तलाफात जो है ये ख़त्म होने चाहिए, दराड़े जो हैं उनका कोई एड्रेस होनी चाहिए, और फिर से ये है कि हमें बिल्कुल कैसे सर उन्होंने, आप उनको आखिरी मौका दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं माफी मांगो, यानी इस तरह तो नहीं होगा ना, लचक कोई तो दिखाएगा। ये भी देखें मैं समझता हूँ कि देखें जो शाही साहब ने बात की, मुझे तो उनका वो जो पख्तून है और ये है कि जब उर्दू में बात करते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और आपने तलफ़ुज़ की बात की, आपको भी यकीनन बड़ा अच्छा लगता होगा इमरान साहब। जी नहीं, बड़े अच्छा लगता है, बड़े प्यारे हैं जब शाही सैयद साहब, और बड़े प्यारे अंदाज से बात करते हैं, देखे, और बड़े महज़ब अंदाज में बात करते हैं। देखिए बात ये है, उन्होंने जो बात की, जो तो मैं ये कहूँगा कि देखें आप जानते हैं कि जनाब यूसुफ़ज़ा गिलानी साहब को हमने सेनेटर बनवाने के लिए हमने तावन किया, हमने सेनेट के चेयरमैनशिप के लिए भरपूर तावन किया। चले वो ये कि उनके 7 वोट जो थे गैर कानूनी तौर पे, नाजायज़ तौर पे मुस्तरद हुए, वरना वो मुंतखब हो जाते। अगर उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया था कि उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए सही तरीका ये था कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ जाने से पहले या उसकी तरफ जाने की बजाय वो मियाँ नवाज शरीफ से बात करते। इमरान साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी रवायती फराखदिली का मुजाहरा करते हुए ये भी मान लेते, और ये है कि हमें ये इनको ना किसी बाप की तरफ जाने की ज़रूरत थी ना किसी और की तरफ। वो मुझे शेर याद आता है कि औरों से कहा तूने, औरों से सुना तूने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अच्छा, उनके मुताबिक फजलुर रहमान साहब गए और जाके मिले पहले जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, और फिर मरियम साहबा से आके मिले थे, और ये और फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी का पैगाम दिया कि वो कहते हैं कि हमारा बंदा जो है अपोजिशन लीडर होना चाहिए, जिस पे PMLN ने इनकार कर दिया था। पैगाम तो उन्होंने पहुंचाया था, अब तक आप लोग उस वक्त माने नहीं। तो एक ब्रेक ले ले, वापस आते हैं फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग, अब PDM को बचाए कौन, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकाल दिया एक दूसरे को, और जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसका कंट्रोल था फजलुर रहमान साहब और PMLN के पास, तो उन्होंने वो बंदे ही निकाल दिए ANP के और पीपल्स पार्टी के, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी कोई तजावीज़ दे सकते थे। यानी व्हाट्सएप ग्रुप से निकालना आजकल के दौर के अंदर तलाक देने के मुतरादिफ है या कता ताल्लुकी के मुतरादिफ है। ये सोशल मीडिया के दौर के अंदर इसको डिजिटल तलाक कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देने को। तो ये तो अब हो गया है। मैं इसमें शौकत, मैं बस और लाइटर नोट इमरान भाई कहते हैं ना, शौकत PDM का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। बात यह है कि जो गैर फितरी और गैर नजरियाती इत्तेहाद होते हैं उनका एंड यही होता है। ये चूँ चूँ का मरबा था, भानुमती का कनबा कटा हुआ था, एक ब्लैकमेलिंग के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। इनको पता था शायद वो परवेज़ मुशर्रफ को भी इन लोगों ने प्रेशराइज करके वो पतली गली से निकल के तो खाना कबा बैठ के झूठ बोलते रहे। इनका पता नहीं, इनका वास्ता इमरान खान से पड़ गया था। इमरान खान कहता है मेरी जान भी चली जाए, हुकूमत तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल NRO नहीं दूंगा। तो इनका अंजाम यही होना था। अब तो इनसे ताज़ियत करनी चाहिए। अभी देखे ना, शाहिद सैयद साहब हमारे बड़े हैं, बड़े दिनों बाद हम इकट्ठे हुए हैं, किस तरह उनको चुनियाँ काट रहे और ताने दे रहे हैं, बाप को बाप बना लिया है। और आगे से क्या कहा जाता है, एक नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि हमारे खून में सिलेक्ट होना नहीं है। तो अब सूरत ये है इनका अभी आप देखिए इमरान भाई, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बहुत सारी बातें आइंदा आने वाले दिनों में। अभी जो लास्ट CC की मीटिंग है, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मेरे अभी वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने पता क्या क्या सवाल उठाए हैं। उनका पूछें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कौन सी डील करके बाहर गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा इनसे ये पूछें कि मोहम्मद जुबैर, नहीं वो सवाल तो आपसे पूछेंगे ना, आपने भेजा है। नहीं देखिए ना, दूसरा सवाल में कहा मोहम्मद जुबैर से पूछें कि वो किस हैसियत में क्या क्या डील लेने गए थे। और आइंदा आने वाले दिनों में, निसार चीमा साहब तो हमारे भाई हैं, ये बड़े ठंडे आदमी हैं, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ ही एक दूसरे के खिलाफ लेकर आएंगे मैदान। चले वक्त खत्म हो रहा है, चीमा साहब क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें। सर आप उनको बुला भी रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल रहे हैं, सर ऐसा तो ना करें सर, कुछ चस्के तो लेने दें आप अगर पार्टी में नहीं है तो। इमरान साहब, मेरी गुजारिश ये है
कि शौकत बस्ता साहब फरमा रहे थे कि इनका बड़ा एक गैर फितरी था। चलो हमारा तो एक आला मकासद के लिए था, लेकिन ये फरमा दें कि ये इनका इत्तेहाद जो था ये लड़ाइयां ਤੁਹਾਡੀਆਂ आपस ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ये लड़ाइयां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ने। ये शेख रशीद के साथ इनका इत्तेहाद बिल्कुल ऐन फितरी होगा। वाह वाह कमाल हो गया। MQM के साथ इत्तेहाद बिल्कुल ही फितरी होगा। इनके बारे में जो कुछ वो कहते रहे एक दूसरे के बारे में आपको पता ही है। चीमा साहब आप बताएं आपके साथ क्या बना और क्या किया आपने? सर एक मिनट, आपने ग्रुप से नवाब साहब कोई अपना नया ग्रुप बना लें आप लोग। साहब का व्हाट्सएप ग्रुप, बसरा साहब का पीपल्स पार्टी में रहना भी फितरी था। जब इक्तदार से यार आप अपनी बात बताएं क्या कर रहे हैं आप लोग? शामिल इधर उधर ना होना भी बिल्कुल फितरी है। अच्छा मेरे को वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं जाते सिर्फ नवाब साहब मुझे बताएं कि आप अपना अलग ग्रुप बनाएंगे या रिजॉइन करेंगे उस ग्रुप में? इक्तदार में आने वाली पार्टी में इनका शामिल होना है फितरी है। बालाजी पीपल्स पार्टी वेल प्लेड। तालपुर साहब वेल प्लेड। तालपुर साहब नया ग्रुप, तालपुर साहब, नवाब साहब। बेसिकली जी मुझे पता नहीं पीडीएम का जनाजा कैसे निकलेगा, मुझे पता नहीं जनाजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर जो जनाजे लोगों के पीटीआई की हुकूमत ने निकाले ना उनका अल्लाह खैर कर। जो भूखा लोगों को मार रहे हैं, वो जो आपको बदुआएं मिल रही है पाकिस्तानी अवाम से, वो उनका पता नहीं क्या होगा। वो जनाजा मुझे पता नहीं कैसे निकलेगा। पीडीएम के जनाजे को आप निकालें। आपको रिक्वेस्ट है आप मुल्क का कुछ ख्याल करें। लोग भूख मर रहे हैं, आप कीमतों पे कंट्रोल लाएं, आप करप्शन पे कंट्रोल लाएं। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक इतला है कि 2 पुलिस वाले अब तक की इतलात के मुताबिक इस सारे वाक़यात के अंदर शहीद हुए हैं। 90 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। फ्रंट लाइन पे वही खड़े होते हैं। दूसरी जानिब जो मुजाहिरीन हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे घरों के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, प्यारे हैं, और वो भी अपना मुतालबा लेकर आए हैं। तो गवर्नमेंट को इसको हल करना पड़ेगा मामले को। वहाँ पे भी शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और वो लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। इस मामले को अब ख़त्म किया जाए। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।